भगवान भोलेनाथ के भक्तों को जल्द मिलने वाली है नई सौगात। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है, जिससे बाबा बर्फानी के भक्तों में उत्साह की लहर है। देश भर की 554 बैंक शाखाओं से श्रद्धालु एडवांस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। हर साल हजारों श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार कर बाबा बर्फानी के दर्शन को पहुंचते हैं, जो उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां भी जोरों पर हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों धामों की यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि आध्यात्मिक शांति का अनोखा अनुभव कराती है, जिसके लिए भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन जारी है। लाखों लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जहां पहाड़ों पर यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह, तो वहीं मैदानी इलाकों में पंचकोशी परिक्रमा में भक्तों के चेहरे खिले हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इन दिनों पंचकोशी परिक्रमा जारी है। इन तस्वीरों से साफ है कि ये केवल यात्रा नहीं, बल्कि एक आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम है। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजती वादियां, आस्था, विश्वास और भक्ति की प्रतीक बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा, जिसका इंतजार हर शिव भक्त पूरे साल करता है। अब वो घड़ी आ गई है। आज यानी 15 अप्रैल से इस पावन यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के साथ देश भर के श्रद्धालु अब अपनी यात्रा की तैयारी में जुट सकते हैं। 58 दिनों की इस यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी, लेकिन बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी 29 जून को होगी। वहीं यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर की 554 बैंक शाखाओं से श्रद्धालु एडवांस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे अब घर बैठे ही बाबा के दर्शन की राह आसान हो गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। यात्रा के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी जो व्यक्ति पहले रजिस्ट्रेशन करेगा उसे पहले यात्रा का मौका मिलेगा। प्रतिदिन दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या पर भी लिमिट तय की गई है। इस बार किसी भी यात्री को बिना RFID कार्ड के यात्रा शुरू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही इस साल यात्रा की अवधि को पिछले सालों की तुलना में बढ़ाया गया है। इसके पीछे मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु बिना जल्दबाजी और बेहतर व्यवस्था के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम के प्रयोग से ऑनलाइन परमिट जारी किए जाएंगे। यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की उम्र 13 से 70 साल तक होनी चाहिए। सुरक्षा को देखते हुए 6 हफ्ते से ज्यादा की गर्भवती महिलाओं को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कड़े नियम लागू करने के साथ ही प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम और तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ की पावन यात्रा करना हर शिव भक्त का सपना होता है, लेकिन यात्रा से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो आपके बने बनाए प्लान पर पानी फिर सकता है। तो क्या है वो जरूरी नियम, आइए जानते हैं। अमरनाथ यात्रा का प्लान बनाने से पहले शिव भक्तों को कुछ खास बातों का ख्याल रखना होगा। जैसे अब की बार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बिना यात्रा के लिए परमिट नहीं बनेगा। यात्रा के लिए परमिट ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। हर रूट के लिए रोजाना का एक फिक्स्ड कोटा निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से या फिर देश भर में चुनी गई 554 बैंक शाखाओं में जाकर करवाया जा सकता है। बुकिंग के लिए आधार कार्ड से बायोमेट्रिक पहचान होना जरूरी है। इसके साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। अमरनाथ यात्रा अत्यधिक ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों वाली होती है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए
अधिकृत डॉक्टरों का जारी किया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जरूरी है। बिना स्वास्थ्य जांच और वैध परमिट के किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब की बार अमरनाथ यात्रा के दौरान कई नए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव भी श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे हैं। अब की बार अमरनाथ यात्रा के दौरान तवी रिवर फ्रंट पर भव्य महाआरती और आकर्षक लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष आयोजन में श्रद्धालु वाराणसी की तर्ज पर होने वाली महाआरती का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही लेजर शो के माध्यम से तवी नदी की महिमा और बाबा बर्फानी की गाथा को जीवंत किया जाएगा। हर बार की तरह अब की बार भी अमरनाथ यात्रा पारंपरिक पहलगांव मार्ग और बालटाल मार्ग दोनों ही रास्तों के जरिए की जा सकेगी। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगाने की सोच रहे हैं तो देर न कीजिए, समय रहते रजिस्ट्रेशन कराएं और आस्था की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यानी पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के बीच शिव भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। पहाड़ एक कोने पर जहां अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा भी कुछ दिनों में शुरू होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां अपने आखिरी चरण में हैं। भक्तों में भरपूर उत्साह है। ये यात्रा महोत्सव या कहें सभी यात्राओं का एक गहरा सामाजिक और आर्थिक पहलू भी है। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। होटल, परिवहन, भोजन और हस्तशिल्प से जुड़े व्यवसायों को नई गति मिलती है। साथ ही ये यात्राएं भारत की एकता में अनेकता की भावना को भी सशक्त करती हैं। अलग अलग राज्यों, भाषाओं और संस्कृति से जुड़े लोग एक ही आस्था के सूत्र में बंध जाते हैं। अप्रैल का महीना श्रद्धालुओं के लिए आस्था की सबसे बड़ी सौगात लेकर आया है। एक तरफ अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू होने से श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ चारधाम यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सनातन परंपरा में चारधाम यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि चारधाम यात्रा पूरी करने वाले भक्तों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पावन तीर्थ यात्रा में शामिल होते हैं। इस साल ये पवित्र यात्रा 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शुरू होने वाली है। सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोले जाएंगे। कपाट खुलने से पहले यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के श्रृंगार का काम तेजी से चल रहा है। रंग रोगन से गंगोत्री धाम मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले करीब 1.5 क्विंटल फूलों से गंगोत्री धाम की सजावट की जाएगी। मैं मौजूद हूँ गंगोत्री धाम में, और ये वही धाम है जहाँ पर माँ गंगा की भोग मूर्ति यात्रा काल के 6 माह के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ विराजमान रहती है। यहीं पर आकर के देश विदेश के श्रद्धालु पूजा अर्चना, स्नान, ध्यान आदि करके पुण्य का अर्जन करते हैं। आप देख सकते हैं गंगोत्री मंदिर को दिव्य और भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। ये यहाँ पर जो पेंटर हैं वो पेंट का काम कर रहे हैं। रंग रोगन से इसको बिल्कुल सजाया जा रहा है। जो दीवारें हैं मंदिर की, इसको विभिन्न प्रकार के रंगों से जो पुताई का कार्य है वो चल रहा है, बदस्तूर जारी है। इसके साथ ही यहाँ पर करीब 10 कुंटल फूलों के द्वारा गंगोत्री मंदिर को दिव्य और भव्य तरीके से सजाया जाएगा। शीतकाल के 6 महीनों में मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव में विराजमान रहती है। परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया से एक दिन पूर्व डोली मुखवा से गंगोत्री धाम के लिए पैदल प्रस्थान करती है। भैरव घाटी में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन डोली गंगोत्री पहुंचती है, जहां पूरे विधि विधान से मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। कपाट खुलने के इस पावन अवसर का श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बेसब्री से इंतजार रहता है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया के पर्व पे ही यहाँ पे माँ गंगा के कपाट खोले जाएंगे, और 18 अप्रैल को जो है माँ गंगा की डोली अपने
शीतकाल प्रवास से जो है मुखी मठ से होते हुए 19 अप्रैल को भैरव घाटी पहुंचेगी और भैरव घाटी सुबह चलकर यहाँ पे जो है गंगा मैया की डोली आएगी और गंगा जी के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। यात्रा शुरू होने से कुछ दिनों पहले तक उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम ने करवट ली और बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे यात्रा की तारीख करीब आ रही है, मौसम भी मेहरबान होने लगा है। धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है और यात्रा की तैयारियों को नई रफ्तार भी मिल रही है। यमुनोत्री धाम में भी कपाट खुलने की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद 22 अप्रैल को बद्रीनाथ और 23 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। पूरे यात्रा रूट पर बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। तीर्थ यात्रियों की सेहत और सुरक्षा का ख्याल रखने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रामनगरी अयोध्या की बात करें तो वहां पर धर्म आस्था के साथ ही अब ज्ञान का केंद्र बनाने की भी कोशिशें शुरू हो गई हैं। दरअसल प्रशासन ने अयोध्या में ज्ञान भारतम प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य से जुड़ी प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा और आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश है इन तस्वीरों में। दावा है कि ये लिखावट, ये पन्ने करीब 300 साल पुराने हैं। एक घर में सुरक्षित हैं, पर दरकार है इन्हें बेहतर तरीके से सहेजने की। इस परिवार ने इसे 3 सदियों से संभाल कर रखा है और अब ये पन्ने इतने पुराने हो चुके हैं कि इन्हें बचाए रखने के लिए विशेष तकनीक की जरूरत है। इसलिए परिवार ने सरकार से गुहार लगाई है। ये हमारी जो है पैतृक धरोहर है, 300 वर्ष से पुरानी है। पांडुलिपि है, हाथ से लिखी गई है। उस जमाने में इंक नहीं हुआ करती थी। पौधों के रस से, गोंद, बबुल के गोंद से इंक बनाई जाती थी। उसी से ग्रंथ लिखा गया है। असल में देश में ऐसे गुम हो रहे पांडुलिपियों को सहेजने की कोशिश शुरू हो गई है। ज्ञान भारतम परियोजना के तहत अब प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपियों को खोजकर डिजिटल रूप दिया जा रहा है। रामनगरी में आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे साहित्य का संग्रह किया जा रहा है जिनमें भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विरासत समाहित है। ज्ञान भारतम प्रोजेक्ट का मकसद धर्म अध्यात्म से जुड़ी हाथ से लिखी पांडुलिपियों को खोजकर सुरक्षित करना और उन्हें डिजिटल माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए अयोध्या में विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो मंदिरों, मठों, आश्रम, गुरुकुल और संग्रहालयों में जाकर ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियों की तलाश कर रही है। साथ ही हर गांव और शहरी वार्ड स्तर तक अभियान चलाकर लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो अपने पास मौजूद पुराने दस्तावेजों और हाथ से लिखे ग्रंथों की जानकारी साझा करें। भारत की संस्कृति है, उसके संबंध में जो पुरानी पांडुलिपियां हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको हम लोगों को लोकेट करना है। लोकेट करके फिर उसको हम लोग यदि वो सही पाए जाते हैं तो उसको हम लोग स्कैन करेंगे, डिजिटाइज करेंगे, ताकि हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है वो एक जगह संग्रहित हो सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम लोग ला सके। इस अभियान में तकनीक की भी अहम भूमिका रहेगी। इसके लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसके जरिए पांडुलिपियों की तस्वीरें और लोकेशन अपलोड की जाएगी। इसके बाद विशेषज्ञ एजेंसियां इन दस्तावेजों का परीक्षण करेंगी और प्रमाणिक पाए जाने पर उन्हें स्कैन कर डिजिटल संग्रह में शामिल किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार कम से कम 50 से 75 साल पुराने ऐसे दस्तावेज जिनमें भारतीय संस्कृति, वेद, उपनिषद, ऐतिहासिक घटनाएं या पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी सामग्री हो, उन्हें इस परियोजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। जाहिर है ये पहल न केवल भारत की प्राचीन और दुर्लभ ज्ञान धरोहर को पुनर्जीवित करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी माध्यम बनेगी। अयोध्या से शुरू हुआ ये अभियान अब पूरे देश में
ज्ञान की नई रोशनी फैलाने का संकेत दे रहा है। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। धर्म की नगरी उज्जैन, जहां कण कण में शिव बसते हैं, वो नगरी जहां काल भी महाकाल के अधीन है। यहां की पंचकोसी यात्रा की महिमा निराली है। कहते हैं इस 118 किलोमीटर की परिक्रमा को पूरा करने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। गर्मी और तपती सड़कों पर जब हजारों भक्त नंगे पांव निकलते हैं तो उनकी भक्ति के आगे सूरज की तपिश भी फीकी लगती है। ये हर कदम उस असीम पुण्य की तलाश में आगे बढ़ रहा है जिसे पंचकोसी परिक्रमा कहा जाता है। आस्था का ये कारवां अब अपने तीसरे पड़ाव बिलेश्वर महादेव पहुंच चुका है। जहां फिजाओं में सिर्फ मंत्रों की गूंज है और शंखनाद की आवाज है। चारों तरफ बस शिव का नाम है। कोई भजन गा रहा है तो कोई महादेव की महिमा का बखान कर रहा है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में चारों तरफ उज्जैन नगरी की परिक्रमा करते हुए हम यहाँ बिलकेश्वर महादेव मंदिर आए हैं। 118 किलोमीटर की यात्रा बहुत ही शानदार रही है, बहुत ही आनंदमय रही है और सभी श्रद्धालुओं ने बहुत अच्छे से लुत्फ उठाया है। यहाँ भगवान शिव के 4 द्वारपाल हैं और चारों पे भजन ध्यान रहता है। इसका बड़ा महत्व है पंचकोसी यात्रा का। भगवान शंकर अपने सभी भक्तों की सारी मनोकामना, जो पैदल पद यात्रा करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उज्जैन की पंचकोसी यात्रा केवल एक धार्मिक परिक्रमा नहीं है, बल्कि ये खुद को महादेव के चरणों में समर्पित करने का एक कठिन अनुष्ठान है। कहते हैं कि पंचकोसी यात्रा की महिमा निराली है। इसे पूरा करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। श्रद्धालु जब नंगे पांव महादेव की सीमा की रक्षा करने निकलते हैं तो कुदरत भी उनकी श्रद्धा के आगे नतमस्तक हो जाती है। ये यात्रा हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की दशमी से शुरू होकर अमावस्या तक चलती है। ये पूरी यात्रा लगभग 118 किलोमीटर यानी 52 कोस लंबी है, जिसमें भक्त उज्जैन के चारों दिशाओं में मौजूद महादेव के स्वरूपों के दर्शन करते हैं। इसमें पिंगलेश्वर महादेव उत्तर दिशा, कायावरुणेश्वर महादेव पूर्व दिशा, बिलेश्वर महादेव दक्षिण दिशा, दुर्देश्वर महादेव पश्चिम दिशा, अंत में नीलकंठेश्वर महादेव मध्य उत्तर दिशा शामिल है। अब यहाँ की पंचकोशी की मान्यता ऐसी है कि अवंतिका तीर्थ में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनके पूजन का जो पूर्ण फल है वो इन 5 दिनों में हम प्राप्त कर सकते हैं। यह 118 किलोमीटर की जो पंचकोशी यात्रा है, इसको करने से, और इस यात्रा का जो पूर्ण फल बताया है कि मनोकामनाओं की पूर्तियां और रुद्र लोक की प्राप्ति, स्वर्ग लोक की प्राप्ति बताई गई है। और पिंगलेश्वर महादेव का इतना छोटा सा महत्व बताता हूँ। यहाँ दर्शन पूजन करने से दोषों का नाश होता है, वो अपने पितरों का मोक्ष होता है और अश्वमेघ जैसे हजारों यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त। सभी पड़ावों को पूरा करने के बाद श्रद्धालु वापस उज्जैन आते हैं और मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में स्नान करते हैं। अंत में भगवान महाकालेश्वर को जल चढ़ाने के बाद ये यात्रा पूर्ण होती है। इस यात्रा में केवल भक्त ही नहीं, पूरी उज्जैन नगरी शामिल है। जगह जगह सेवा के शिविर लगे हैं, जहां कोई पानी पिला रहा है तो कोई थके हुए यात्रियों की सेवा में जुटा है। लंबी दूरी तय करने के बाद जब ये कारवां बिलेश्वर महादेव के चरणों में पहुंचता है तो चेहरा नई ऊर्जा से चमक उठता है। ये पंचकोशी यात्रा है और यहाँ पे
माना जाता है कि यहाँ पे बल देते जब जाते हैं और रिटर्न आते ही वापस अपना बल ले लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ताकत है और यहाँ जितने भी यात्रा करते सबसे पहले यहीं आते हैं। ये पंचकोशी यात्रा है और ये नाग चंद्रेश्वर मंदिर है, पटनी बाजार स्थित मेन सिटी में है। और यहाँ से ये बलदेव महाराज हैं, यहाँ से बल लेकर यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। पंचकोशी की ये डगर केवल रास्तों का सफर नहीं, बल्कि भक्ति के अलग अलग रंगों का संगम है। पिंगलेश्वर से शुरू हुआ ये सिलसिला बिलेश्वर से होता हुआ नीलकंठेश्वर तक पहुंचेगा। जाहिर है मंजिल अभी दूर है, लेकिन इस पंचकोशी परिक्रमा में शामिल भक्तों का हौसला पहाड़ से भी ऊंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली वालों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने रूफटॉप सोलर पैनल के बाद फ्लोटिंग सोलर पावर फार्मिंग से बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई है। अब सरकार झील और तालाब पर तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर फार्म लगाने जा रही है। दिल्ली में अब पानी के ऊपर से बिजली पैदा होगी। हालांकि ये परियोजना तेलंगाना समेत कई राज्यों में पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में इसे पहली बार लागू किया जाएगा। जल्द ही इसे लगाने के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। इसके जरिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। यमुना का ये पानी अब एक नई उम्मीद बनने जा रहा है। दिल्ली सरकार बिजली बनाने का एक नया तरीका सामने लेकर आई है, फ्लोटिंग सोलर फार्मिंग। यानी ये जो आप मेरे सामने यमुना नदी देख रहे हैं या दिल्ली में जितनी भी तालाब है, झील है, उस पर जो है फ्लोटिंग सोलर फार्मिंग जो है वो की जाएगी। यानी अब जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर तैरते हुए आपको सोलर पैनल जो है वो नजर आएंगे। और इसकी शुरुआत होगी बवाना पावर प्लांट से, जहां पर तकरीबन 4 एकड़ के तालाबों पर 2 से 3 मेगावाट तक की बिजली पैदा करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। और खास बात यह है कि सिर्फ बिजली ही नहीं बचाएगा ये चीज, बल्कि पानी को भी बचाने में एक तरीके से मदद करने वाला है। क्योंकि जब भी पैनल पानी के ऊपर होंगे तो सूरज की सीधी किरणें जो है वो पानी पर नहीं बल्कि सोलर पैनल पे पड़ेगी, जिससे इवेपोरेशन भी जो है वो कम होगा। यानी एक तीर से जो है वो 2 निशाने सरकार लगाने की कोशिश कर रही है, जिसमें क्लीन एनर्जी भी आपको नजर आएगी और वाटर कंजर्वेशन भी नजर आएगा। और ये दिल्ली में पहली बार नहीं है, ये देश के बाकी अगर हम राज्यों की बात की जाए, चाहे तेलंगाना की बात की जाए, विशाखापट्टनम की बात की जाए, वहां पर इस तरीके की जो योजना है वो पहले से सफल रही है। लेकिन दिल्ली में ये पहली बार हो रहा है, जहां पर दिल्ली में एक समय पे यमुना बिल्कुल भी साफ नहीं थी, वहां पर यमुना की सफाई का काम जो है वो किया गया। जितनी भी वाटर बॉडीज है अब उसके ऊपर बिजली को किस तरीके से और बनाया जाए, उसका जो नया नया तरीका है वो सरकार लाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। हालांकि इसकी जो योजना है, इस योजना पर सरकार की पूरी तरीके से मंजूरी जो है वो लग चुकी है, टेंडर अब पास होना बाकी है। लेकिन ये वाकई में दिल्ली के लिए एक बेहद ही बड़ी खबर हो सकती है अगर इस तरीके के फ्लोटिंग सोलर पैनल जो है वो पानी पर तैरते हुए अगर नजर आए। कैमरा पर्सन रोहित मिश्रा के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में एक ऐसा अनोखा बैंक खुला है जहां पैसे नहीं बल्कि मुफ्त में बर्तन मिलते हैं। जी हां, दिल्ली की समाज सेवी वर्षा गोयल ने सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए एक महा अभियान छेड़ दिया है। वर्षा ने बर्तन बैंकों की शुरुआत की है। यहां से लोग पारिवारिक और सामाजिक आयोजनों के लिए मुफ्त में स्टील के बर्तन उधार ले सकते हैं। अब तक ऐसे 5 बर्तन बैंक का शुभारंभ हो चुका है। ये पहल पर्यावरण बचाने का संदेश है। इसके जरिए सामूहिक आयोजनों में इस्तेमाल किए गए बर्तनों का दोबारा उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजधानी में ये पहल और भी अहम हो जाती है, जहाँ कूड़े के ढेर, कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। भले ही अप्रैल का महीना हो, लेकिन पहाड़ों की चमक अभी भी जनवरी जैसी है। दरअसल पहाड़ों पर बर्फबारी से नजारा एकदम अलग नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाके भद्रवाह से आई ताजा तस्वीरें आप देखिए, हर किसी का मन मोह रही है तस्वीरें। यहाँ की वादियाँ, घास के मैदान और देवदार के जंगल जब बर्फ से ढके हैं और इस मनमोहक नजारे का असर पर्यटन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं ताकि इस अद्भुत दृश्य को करीब से देख सकें और यादगार लम्हों को अपने कैमरे में कैद कर सकें। हालांकि सैलानियों के लिए ही नहीं, स्थानीय लोगों के लिए भी ये मौसम उम्मीद लेकर आया है। बर्फबारी से पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है, तो वहीं बढ़ते पर्यटन से होटल, गाइड और स्थानीय व्यवसायियों की नई रफ्तार मिल रही है। गुड न्यूज ये भी है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी मैदानी इलाकों के लिए थोड़ी राहत लेकर आई है। मैदानी इलाकों में भी तापमान में थोड़ा असर देखा जाएगा, यानी 1 से 2 दिन तक गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है।
कश्मीर की हसीन और दिलकश वादियां और ये बर्फीला नजारा जैसे किसी चित्रकार ने जिंदगी के कैनवस पर सफेद रंग बिखेर दिया हो। ये नजारा है जम्मू कश्मीर के भद्रवाह का, जहां कुदरत कुछ इस कदर मेहरबान है कि वादियां किसी हसीन ख्वाब जैसी लग रही हैं। जहां बसंत के इस मौसम में पेड़ों पर कलियां खिली होनी चाहिए थीं, वहां मानो बर्फ के फूल खिले हैं। ये भद्रवाह का गुलदंडा इलाका है, जहां इस दुर्लभ स्प्रिंग स्नोफॉल का लुत्फ उठाने के लिए भारी तादाद में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। सुहावने मौसम और ताजा बर्फ के बीच सैलानियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हमारी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि हम कहीं बर्फ में हिल स्टेशन कहीं जाएं और कुछ समय बिताएं। बड़ी अच्छी लगी यहाँ के भद्रवाह। और पहले माँ वैष्णो देवी के वहाँ दरबार में गए थे, वहाँ से कटरा आए, कटरा से फिर यहाँ गुल्ली डंडा में बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल, यहाँ का मौसम बहुत सुंदर सुहाना। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ बर्फ में। मैंने बहुत ही अच्छा फील किया, लाइक जन्नत टाइप फीलिंग आ रही है यहाँ पर। मैंने कभी भी जम्मू या कटरा कभी भी नहीं आई हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। और यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ। हमेशा से टीवी, मूवी, फोन यही सब में देखा था और कुछ लगा नहीं था कि यहाँ कुछ ऐसा खास हो सकता है। और आज आई हूँ तो बहुत ही यहाँ मजा आ रहा है। ठंड तो लग ही रहा है बर्फ को हाथ में लेके, लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है। यहाँ मैं अपने फैमिली, मम्मी पापा, भाई, मामा मामी सबके साथ आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आके। ऐसा लग रहा है कि जैसे बसंत के मौसम में हुई इस बर्फबारी ने वक्त को थाम लिया हो। हर तरफ बस खामोशी है और बर्फ की ये मखमली चमक है। जैसे हर तरफ सिर्फ चांदनी बिखरी हो और इस चांदनी का दीदार करने दूर दूर से लोग यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। सैलानियों का उत्साह तो देखने लायक है। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई इस ठंडी हवा को सिर्फ महसूस कर रहा है। सैलानियों के चेहरों की ये मुस्कुराहट बता रही है कि यहाँ आकर उनकी सारी थकान मिट सी गई है। जैसे कि हमें पता है कि 3 दिन पहले यहाँ पे काफ़ी बर्फबारी हुई थी। इससे जो हमारी खूबसूरत गुलडंडा जगह है, यहाँ पे जो टूरिस्ट का इनफ्लो हो वो काफ़ी बढ़ रहा है। जैसे कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि रोज़ का कम से कम भी 1000 के करीब टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है और काफ़ी इंजॉय कर रहा है। और मैंने एक चीज़ और देखी कि जो जितना टूरिस्ट आ रहा है मैक्सिमम बाहर का टूरिस्ट आ रहा है, आउट ऑफ स्टेट का। ये लिए हमारी बहुत ही खुशी की बात है कि टूरिस्ट काफ़ी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है। इस ताजा बर्फबारी को इको टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक बड़े बूस्टर के रूप में देखा जा रहा है। ये बर्फबारी न केवल आंखों को सुकून दे रही है, बल्कि स्थानीय कारोबार के लिए भी शुभ संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। सालों का इंतजार खत्म हुआ और टिहरी बांध की विशाल झील में पहली बार सी प्लेन की सफल लैंडिंग हुई। झील में जब आसमान से उतरा विमान लहरों पर तैरने लगा तो देखने वालों की सांसें थम गई। एडवेंचर टूरिज्म को नई ऊंचाई देने के लिए सरकार की ये कोशिश अब हकीकत बन चुकी है। सालों का इंतजार खत्म हुआ और टिहरी बांध की विशाल झील में पहली बार सी प्लेन की सफल लैंडिंग हुई। आसमान से उतरा विमान लहरों पर तैरने लगा तो देखने वालों की सांसें थम गईं। जैसे जैसे विमान टिहरी झील की लहरों की ओर झुका, वहां मौजूद हर शख्स टकटकी लगाकर देखता रह गया। स्काई हाफ प्राइवेट लिमिटेड के इस सी प्लेन ने जैसे ही कोटी कॉलोनी के पास झील की सतह को छुआ, सालों से देखा जा रहा सपना सच हो गया। यह सिर्फ एक ट्रायल नहीं था, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन के लिए एक नया अध्याय था। शासन से लेकर प्रशासन तक हर कोई इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उड़ान भरकर आए इस सी प्लेन का परीक्षण पूरी तरह सफल रहा, लेकिन ट्रायल का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अभी 2 दिन और ट्रायल किए जाएंगे और तमाम तकनीकी पहलुओं को भी परखा जाएगा। टिहरी झील को इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही है। अब सी प्लेन की दस्तक ने इसे एडवेंचर टूरिज्म के ग्लोबल मैप पर मजबूती से स्थापित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।